यूक्रेन को रूसी हथियारों की सप्लाई, इजरायल से पोलैंड के रास्ते सप्लाई। लेबनान में जब्त हथियार यूक्रेन पहुंचा, इजरायल से यूएस के कार्गो विमान रवाना, फ्लाइट ट्रैकिंग से हथियार देने का खुलासा। अमेरिका में ट्रंप सत्ता संभाल चुके हैं, एक हफ्ता भी बीत चुका है, लेकिन रूस यूक्रेन के युद्ध विराम पर कोई बात नहीं बन सकी। युद्ध विराम की आशंका की वजह से युद्ध ने और तेज रफ्तार पकड़ ली, क्योंकि पुतिन चाहते हैं कि युद्ध विराम पर बातचीत से पहले यूक्रेन का बहुत बड़ा इलाका उनके कब्जे में हो। तो वहीं यूरोप और अमेरिका भी बढ़ती दूरी ने भी जंग की आग को तेज कर दिया है। यूरोप अब यूक्रेन की मदद कर रहा है और यूक्रेन लगातार रूस में बारूद बरसा रहा है। ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि युद्ध रुकवाने के लिए पुतिन ट्रंप की शर्तें मान लेंगे और यही वजह है कि यूक्रेन ने युद्ध में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उम्मीद तो थी कि यूक्रेन में धमाके नहीं होंगे, रूस में ऐसी आग नहीं होगी। दुनिया को लग रहा था कि 20 जनवरी के बाद रूस यूक्रेन का यह घमासान शांत होगा और तबाही का तूफान थमेगा, लेकिन हुआ ठीक उसके विपरीत। ट्रंप शपथ लेकर सत्ता संभाल चुके हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन में कुछ नहीं बदला। अगर बदला है तो वो है युद्ध की रफ्तार, जो पहले से बहुत तेज हो चुकी है। कुछ बदला है तो तबाही का ग्राफ, जो बहुत अधिक है। ट्रंप सरकार के 7 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन इन 7 दिनों में रूस यूक्रेन के बीच जो बारूदी संग्राम हुआ है, वो अब तक युद्ध का सबसे विध्वंसक फेज माना जा रहा है। आंकड़े सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक हफ्ते में रूस 1250 बम से यूक्रेन को दहला चुका है। 7 दिनों में ही रूस 750 ड्रोन हमले कर चुका है, यानी हर दिन करीब 180 बम और 107 ड्रोन से हमले हो रहे हैं। रूस यूक्रेन को भस्म करने पर आमादा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। और एक हफ्ते में ही रूस की जमीन पर धमाकों के बाद आग की ऐसी ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखी। छब्बीस जनवरी को भी यूक्रेन के हमले जारी रहे। रेजान ऑयल रिफाइनरी पर फिर ड्रोन से हमला किया गया, तो वहीं ओयोल में रूस के एक हथियार गोदाम को भस्म कर दिया गया। इन हमलों में लाखों टन तेल जल रहा है, तो वहीं ड्रोन का बहुत बड़ा भंडार भस्म हो गया। शनिवार रात से ही रूस का पलटवार भी जारी है। ड्रोन हमले का जवाब ड्रोन हमलों से दिया जा रहा है। 25 जनवरी से 26 जनवरी तक के बीच रूस ने ड्रोन से तूफानी हमला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने 72 ड्रोन से हमला किया। एयर डिफेंस 50 ड्रोन गिरा सका, यानी यूक्रेन में 22 जगहों पर धमाके हुए। रूस के ड्रोन हमलों की वजह से सबसे बड़ी तबाही जयपुरिजिया में हुई। यहां रिहायशी इलाकों में ड्रोन से धमाके हुए। हमलों के आंकड़े से साफ है कि युद्ध की रफ्तार 10 गुना तेज है, यानी जहां एक बम गिरते थे, वहां अब 10 बम से हमले हो रहे हैं। सात दिनों में रूस यूक्रेन पर 20 मिसाइलें दाग चुका है। यूक्रेन ने सिर्फ 2 मिसाइलों को गिराने का दावा किया है, यानी बाइडेन काल से भीषण जंग ट्रंप काल में शुरू हो चुकी है। ट्रंप ने चुनाव में युद्ध विराम करवाने का जो दावा किया था, वही इस युद्ध की रफ्तार को तेज करने वाला साबित हुआ है।
युद्ध तेज होने की 5 वजहें। वजह नंबर 1, युद्ध विराम से पहले रूस अधिक से अधिक इलाके पर कब्जे की कोशिश में है। वजह नंबर 2, अमेरिका से मदद बंद होने के बाद यूरोप ने पूरी ताकत झोंक दी है। वजह नंबर 3, यूरोप से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी गई है। वजह नंबर 4, यूक्रेन के जरिए रूस के तेल व्यापार को कमजोर करने की कोशिश है। और वजह नंबर 5, यूक्रेन को डर है कि ट्रंप रूस की सभी शर्तें मान सकते हैं। रूस यूक्रेन के बीच वार पलटवार के दौर में रविवार के 3 बड़े हमले आपको दिखाते हैं। और जंग की तेज रफ्तार के बीच पहला बड़ा हमला रूस में हुआ है, जहां रेजान ऑयल फैक्ट्री को यूक्रेनी ड्रोन ने दोबारा निशाना बनाया। यहां 48 घंटे के भीतर 2 बार हमले हो चुके हैं और रूस का तेल भंडार नष्ट हो रहा है। दूसरे बड़े हमले की बात करें तो ये भी रूस में हुआ। रूस के ओरेल में यूक्रेन ने एक गोदाम को निशाना बनाया। गोदाम में ईरान से खरीदे गए ड्रोन रखे गए थे। हमले में 200 शाही ड्रोन भस्म हो गए। तीसरा बड़ा हमला यूक्रेन में हुआ। डोनेस्क में लगातार जीत हासिल करने वाली रूसी सेना ने डोनेस्क के वेलेका नोवोसियोका में कब्जा कर लिया। इसके साथ ही रूस का कब्जा अभियान अब और बड़े इलाके तक फैल गया। यूक्रेन ने रेजान ऑयल रिफाइनरी पर 48 घंटे के भीतर 2 बार हमले किए। पहले हमले के बाद अलर्ट होने के बावजूद यूक्रेनी ड्रोन ऑयल रिफाइनरी तक पहुंचने में कामयाब रहा। रेजान में लोगों ने 15 धमाकों की आवाज सुनी। रेजान से मॉस्को और सेना को तेल सप्लाई होती थी। रिफाइनरी में तेल का बहुत बड़ा भंडार मौजूद था। रेजान की सुरक्षा में तैनात एयर डिफेंस से 8 ड्रोन गिरा दिए गए। लेकिन फिर भी हमला कामयाब रहा। हथियारों की कमी के बीच अब यूक्रेन ड्रोन के अलावा अपनी खुफिया एजेंसी का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन के जासूस रूस में सीक्रेट तरीके से हमले कर रहे हैं। यूक्रेन के एक्सपर्ट रूस में साइबर हमले कर रहे हैं। सेना रूसी फौज पर गुरिल्ला प्रहार कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन को ब्रिटिश और जर्मन सैटेलाइट से मदद मिल रही है। ब्रिटेन और जर्मनी यूक्रेन को रूस की खुफिया जानकारी दे रहे हैं और फिर ड्रोन के टारगेट फिक्स हो रहे हैं। दूसरी तरफ डोनेस्क में रूसी सेना का अभियान जारी है। डोनेस्क में यूक्रेनी सेना सरेंडर कर रही है और रूसी फौज लगातार आगे बढ़ रही है। चासव्यार में यूक्रेनी सेना के मोर्चे को भस्म कर दिया गया। पोक्रोवस्क में भी यूक्रेनी सेना को सरेंडर करना पड़ा है। डोनेस्क में मौजूद हथियारों को जब्त कर लिया गया है। डोनेस्क में रूसी सेना की रणनीति कामयाब हो रही है, लेकिन कुर्स्क में रूस अब भी संघर्ष कर रहा है। हवाई हमलों के बावजूद यूक्रेनी सेना डटी हुई है और रूसी सेना पर पलटवार हो रहे हैं। कुर्स्क में सैनिकों की कमी के बाद यूक्रेन अब लगातार ड्रोन से हमले कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और रूस की मिसाइल यूनिट पर हमला हुआ है। 5 मंजिला बिल्डिंग में सीक्रेट ठिकाना और यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। Просто пиздец. Это пиздец.
ट्रंप के सत्ता में आने के बाद रूस यूक्रेन युद्ध की परिस्थिति सकारात्मक रूप से बदलने की उम्मीद है, लेकिन यह उम्मीद धराशायी हो गई और उम्मीद टूटने के साथ ही युद्ध के विस्तार का संकेत भी दे दिया गया है। यह विस्तार यूरोप और बाल्टिक रीजन को तबाह कर देगा, जिसमें अहम भूमिका निभाएंगे बेलारूस में 7वीं बार राष्ट्रपति बने अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जिन्होंने पोलैंड को अपना टारगेट चुन लिया है। अब बेलारूस किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है, इसे हमारी एक्सक्लूसिव वॉर रिपोर्ट में देखिए। रूस यूक्रेन के बीच जारी बारूदी घमासान में कुछ भी नहीं बदला। ना हमले कम हुए, ना बारूदी तबाही रुकी। ना ही पोलैंड की जंग की तैयारी पर कोई असर पड़ा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मोर्चे को संभालने की जिम्मेदारी रूसी सैनिकों ने नहीं ली, बल्कि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने ले ली है। वही लुकाशेंको जो 7वीं बार बेलारूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं, और इस जीत के साथ ही उन्होंने पुतिन के कीव फतह अभियान में योगदान का ऐलान कर दिया है। हालांकि लुकाशेंको के ऐलान में यूक्रेन का जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन इस युद्ध में रूस की जीत को जरूरी बताकर चुनाव जीतने वाले लुकाशेंको ने पोलैंड का नाम जरूर ले लिया है, जिसका मतलब है कि युद्ध विस्तार में बेलारूस की भूमिका भौगोलिक रणनीति के लिहाज से अहम हो जाएगी। शुरू लुकाशेंको की तैयारी, जंग का प्लान किया जारी। दरअसल लुकाशेंको के युद्ध विस्तार कार्यक्रम की शुरुआत उनके चुनाव प्रचार के साथ हुई थी, जिसमें उन्होंने युद्ध काल में देश को खतरे में बताकर बेहतर तरीके से संभालने का दावा किया था, और जनता ने भी उन पर विश्वास किया। ठीक जीत के बाद उन्होंने अपने कार्यक्रम को विस्तार भी दे दिया, जिसमें यूरोपियन देशों को उन्होंने टारगेट बताया है, और इसकी वजह है यूरोप का बेलारूस की राजनीति में दखल देना। यूरोप के ज्यादातर देशों ने लुकाशेंको के निर्वाचन को खारिज कर दिया है। लुकाशेंको पर पुतिन की मदद से जीत हासिल करने का आरोप लगाया है। वहीं यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि लुकाशेंको भ्रष्टाचार करके जीते हैं। हालांकि बम्पर जीत हासिल करने के बाद लुकाशेंको ने बड़े ही सधे हुए अंदाज में आरोपों का जवाब दिया है। यानी लुकाशेंको की जीत यूरोप को रास नहीं आ रही है। इसीलिए बेलारूस में 7वीं बार निर्वाचित लुकाशेंको ने युद्ध का मोर्चा खोलने का फैसला कर लिया है। और अब पुतिन के बारूदी प्लान के तहत बेलारूस के गोमेल में तैनात रूस बेलारूस की सेना ब्रेगिन की दिशा में बढ़ रही है। यह सेना निप्रो नदी के रास्ते कीव पर हमले की तैयारी में है। इसके अलावा फ्रंट डायरेक्ट गोमेल से चेरनीहिव की तरफ खोला गया है। इसके लिए कीव की तरफ कूच के लिए ब्रोवरी पर सैन्य जमावड़ा करना तय किया गया है। लेकिन यह ऑपरेशन सिर्फ कीव के रूस में विलय के लिए शुरू नहीं हुआ है, बल्कि इसका उद्देश्य है कीव फतह के बाद पोलैंड को टारगेट बनाना। और यह तब होगा जब रूस का सबसे घातक हथियार बेलारूस पे तैनात हो चुका होगा। वो हथियार कौन सा होगा यह भी हम बताएंगे, लेकिन पहले पोलैंड टारगेट क्यों बना, इसे जान लीजिए। लुकाशेंको का दावा है कि पोलैंड का रुख बेलारूस के प्रति आक्रामक हो गया है। बेलारूस के दुश्मनों के लिए पोलैंड ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहा है। बेलारूस से युद्ध के लिए पोलैंड में तैनाती भी बढ़ाई जा रही है। इसके पीछे उद्देश्य बेलारूस के क्षेत्रों पर कब्जा करना है। हालांकि यह सिर्फ लुकाशेंको का दावा है, लेकिन इसी दावे ने यूरोप से युद्ध की रणभेरी बजा दी है। अब सवाल यह है कि लुकाशेंको ने पोलैंड की बजाय शुरुआत कीव से क्यों की? जवाब है एक ऐसे हथियार की डिमांड जिसकी तैनाती से पोलैंड खुद सरेंडर कर देगा। यह हथियार है रूस की न्यूक्लियर हमले में सक्षम ओरेशनिक मिसाइल, जिसकी जल्द से जल्द तैनाती के लिए रूस ने भी हरी झंडी दे दी है। और इस तैनाती तक बेलारूस पोलैंड पर हमला नहीं करेगा, जबकि इस समय का इस्तेमाल मिशन कीव फतह में करेगा। रूस में यूक्रेनी जासूसों का हमला, इंगुशेतिया में जला पावर स्टेशन, 62,000 घरों में बिजली सप्लाई बंद।
यूक्रेन को लेकर रूस अमेरिका में टकराव बढ़ता जा रहा है क्योंकि ट्रंप युद्ध विराम का दिखावा करके युद्ध की तैयारी में जुट गए हैं, जबकि पलटवार के लिए रूस ने भी ब्लूप्रिंट बना लिया है। रूस अब बाल्टिक से आर्कटिक तक नाटो की घेराबंदी कर रहा है, जबकि अलास्का को वापस लेने के लिए अमेरिका से भी टकराने को तैयार है। जबकि ट्रंप ने नाटो के सैन्य ठिकाने वॉर रेडी करने का फरमान जारी कर दिया है। युद्ध के लिए सीक्रेटली हथियार पहुंचाए जा रहे हैं, यानी यूरोप में रूस अमेरिका में विनाशक युद्ध शुरू हो सकता है, जिसका दायरा नॉर्थ अमेरिका के अलास्का तक पहुंच सकता है। युद्ध विराम सिर्फ बहाना है, इसकी आड़ में रूस दहलाना है। डोनाल्ड ट्रंप अब इसी ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं। माना जा रहा है ट्रंप युद्ध विराम की कोशिश सिर्फ इसलिए कर रहे हैं जिससे रूस पर हमले की तैयारी का वक्त मिल जाए। दो तस्वीरें सामने आई हैं जिससे लग रहा है कि यूरोप में कुछ बड़ा होने जा रहा है। पहली तस्वीर रूस से युद्ध की तैयारी। ये ग्रीस के रेलवे रूट की तस्वीरें हैं जिससे रेल पर लदे मिलिट्री व्हीकल और टैंक किसी नाटो देश पहुंचाए जा रहे हैं। ग्रीस ने सबसे अहम अलेक्जेंड्रोपोलिस और ओर्मेनिया रूट को 5 दिनों के लिए बंद कर दिया है। अब ग्रीस में लोगों को बस या फिर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि पूर्वी यूरोपीय देशों को अमेरिका बड़ी खेप भेज रहा है। दूसरी तस्वीर रूस से युद्ध की तैयारी। एक डिफेंस वेबसाइट ने स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं जिसमें दिख रहा है अमेरिका से कोलंबस एयरफोर्स स्टेशन से पोलैंड के रेजोव कार्गो हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी। 3 बोइंग कार्गो प्लेन रात में पोलैंड के हवाई अड्डे पर लैंड किए, जिसमें हाईटेक हथियारों की खेप बताई जा रही है। एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं पोलैंड पहुंचे हथियार यूक्रेन को अमेरिका से दी जा रही $500 मिलियन सैन्य सहायता का हिस्सा हो सकते हैं, जिन्हें यूक्रेन सप्लाई किया जाएगा। $500 बिलियन की सैन्य मदद को बाइडेन ने जारी किया था। ट्रंप शासन में इन हथियारों की सप्लाई बता रही है कि ट्रंप ने यूक्रेन की मदद रोकी नहीं है। जिन हथियारों की सप्लाई की जा रही है उनमें हाई मार्स आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, एंटी पर्सनल लैंड माइन, एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, एंटी जेट ड्रोन और F-16 के पार्ट शामिल हैं, जबकि अमेरिका आगे टैंक और आर्मर्ड व्हीकल भी भेजने जा रहा है। एक तरफ पोलैंड तक हथियार पहुंचाना, दूसरी तरफ ग्रीस रूट से पूर्वी यूरोप में हथियार पहुंचाकर अमेरिका रूस की घेराबंदी करना चाहता है, जिससे पुतिन के बाल्टिक मंसूबे को पूरा होने से रोका जा सके। क्योंकि पुतिन यूक्रेन के अलावा एक साथ 3 मोर्चों पर काम कर रहे हैं। पहला मोर्चा बाल्टिक में खोल दिया है, जहां वो बाल्टिक देशों पर हमला कर सकते हैं। दूसरा मोर्चा नॉर्डिक देशों के खिलाफ खोल दिया है, इसीलिए आर्कटिक में अपने सैन्य ठिकाने वॉर रेडी कर दिए हैं। जबकि तीसरा मोर्चा अलास्का को वापस लेने के लिए खोल दिया है। पुतिन उसी रास्ते पर बढ़ रहे हैं जिस पर ट्रंप चल रहे हैं। ट्रंप नॉर्थ अमेरिका से यूरोप तक अमेरिका का विस्तार करना चाहते हैं, जबकि पुतिन यूरोप से नॉर्थ अमेरिका तक। पुतिन अलास्का को वापस पाने के लिए हमला कर सकते हैं, जबकि ट्रंप ने पनामा, कनाडा के बाद ग्रीनलैंड को भी अमेरिका में शामिल करने के लिए कहा है। यानी अलास्का से लेकर आर्कटिक तक अमेरिका और रूस में भीषण युद्ध शुरू हो सकता है। जबकि पुतिन के विस्तारवादी मंसूबे से बाल्टिक से लेकर गल्फ ऑफ नाटो तक बारूदी घमासान शुरू हो सकता है। रूस ने बाल्टिक देशों पर हमले का ब्लूप्रिंट बना लिया।
बाल्टिक में चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। नाटो शिप की एंट्री बैन कर दी गई है, जिससे बाल्टिक का संपर्क नाटो से काटा जा सके। इसके लिए सबसे पहले बाल्टिक देशों का इंटरनेट नेटवर्क ध्वस्त किया जा रहा है। बाल्टिक देशों पर कब्जे के लिए पुतिन ने नया ब्लूप्रिंट बना लिया है। रूस ने कैलिनिनग्राड एटमी बेस वॉर रेडी कर दिया है। गॉटलैंड के पास समंदर में अंडर वाटर केबल विस्फोट से तबाह कर दी है। ये केबल बाल्टिक सागर से होते हुए गॉटलैंड से लातविया तक पहुंच रही थी, जबकि इससे पहले स्वीडन से गॉटलैंड तक पहुंची थी। इन्हें ध्वस्त करने के लिए रूस ने पहला हमला गॉटलैंड के पास किया, जबकि दूसरा हमला स्वीडन के पास किया, जहां मौजूद वॉरशिप से मिसाइल अटैक किया गया। हमले से 50 मीटर गहराई पर मौजूद केबल का बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया। हमले से लातविया का संचार नेटवर्क तबाह हो गया। हमले की जांच के लिए स्वीडन ने बोट भेजी थी, जिसके बाद स्वीडन ने दावा किया कि रूस के शिप से केबल तोड़ी गई। आगे भी रूस ऐसे हमले कर सकता है। बाल्टिक देशों के अलावा जर्मनी और स्वीडन से भी फिनलैंड नॉर्वे तक अंडर वाटर केबल का जाल बिछा है, जिसे रूस तबाह करना चाहता है। इसके लिए रूस की खुफिया एजेंसी ने क्रेमलिन को इनपुट दे दिया है और रूस ने इंटरनेट और पावर केबल नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लातविया से पहले फिनलैंड जाने वाली अंडर वाटर केबल भी नष्ट की थी। अब कहा जा रहा है कि लातविया तक पहुंचने वाली फाइबर ऑप्टिक केबल को ठीक करने में कई महीने लग सकते हैं। लातविया के प्रधानमंत्री एविका सिलीना ने कहा है, हमने केबल के निरीक्षण के लिए एक टीम बाल्टिक सागर में भेजी है। जिस जगह केबल क्षतिग्रस्त हुई उससे कुछ ही दूरी पर 2 रूसी शिप दिखाई दिए। ये जानबूझकर किया गया है, इससे बाल्टिक में हालात बिगड़ सकते हैं। यानी लातविया को अंदाजा हो गया है कि रूस से टकराव हो सकता है। वैसे भी नाटो ने बाल्टिक देशों में मिलिट्री बेस बनाकर रूस के खतरे का मुकाबला करने की तैयारी कर ली है। इस बीच रूस नाटो देशों की भी जासूसी कर रहा है, क्योंकि ब्रिटेन अजोर सागर में वॉरशिप तैनात कर रहा है। इसलिए रूस ने ब्रिटेन की जासूसी के लिए शिप भेजे हैं। अब ब्रिटेन ने कहा है कि रूसी जहाजों को जब्त कर सकता है। इससे रूस और ब्रिटेन में टकराव बढ़ने की आशंका है। ब्रिटेन बाल्टिक और काला सागर में अंडर वाटर ऑप्टिक फाइबर केबल की डिजिटल मैपिंग कर रहा है, जिससे रूस के हमलों से केबल नेटवर्क को सुरक्षित रखा जा सके। इसके लिए निर्देश अमेरिका की तरफ से आया है। ट्रंप नाटो देशों में पड़ी फूट को खत्म कराकर रूस को तबाह करने के प्लान पर काम कर रहे हैं, क्योंकि एक बार यूक्रेन का खात्मा अगर पुतिन ने कर दिया तो वो रुकेंगे नहीं। एक तरफ बाल्टिक देशों पर हमला कर सकते हैं, दूसरी तरफ अलास्का के लिए रूसी सैनिक कूच कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। और अब बात ट्रंप की करेंगे, जिन्होंने खाड़ी देशों के बीच हलचल पैदा कर दी है। नेतन्याहू के साथ मिलकर ट्रंप ने गाजा हड़पने का वो प्लान बनाया है जिसे नाम दिया है ऑपरेशन क्लीन। हालांकि इस प्लान का खुलासा TV9 भारतवर्ष ने सालों पहले कर दिया था, लेकिन अब ट्रंप की मुहर से साफ है कि अरब में नए युद्ध की आहट तेज हो गई है। इजराइल और हमास के बीच भले ही सीज फायर चल रहा हो, लेकिन गाजा में बारूदी बवंडर लगातार जारी है। इतनी तबाही, इतनी चीख पुकार, इतना विध्वंस गाजा में हुआ कि पूरा का पूरा इलाका खंडर में तब्दील हो गया। लेकिन इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने मिडिल ईस्ट में सनसनी मचा दी है। इजराइल के गाजा प्लान को पूरी दुनिया के सामने रख दिया है, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में माहौल तनावपूर्ण बन गए हैं। ट्रंप के उस बयान को आपको सुनाएंगे, पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से बाकी देशों को दी जाने वाली विदेशी सहायता पर रोक लगा दी है।
लेकिन ट्रंप के इस फैसले में एक दिलचस्प बात है, वो ये कि अमेरिका से विदेशों को दी जाने वाली मदद रोकी तो गई, मगर 2 देशों के लिए इस मदद को बंद नहीं किया गया। और वो 2 देश हैं इजराइल और मिस्र। यहां पर यह समझने वाली बात है कि अमेरिका ने इजराइल को दी जाने वाली सैन्य मदद क्यों नहीं रोकी। क्या इजराइल के बहाने ट्रंप कहीं और निशाना लगाना चाहते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलकर ऑपरेशन क्लीन गाजा की शुरुआत कर दी, जिसका खुलासा खुद ट्रंप ने किया। सुना आपने ट्रंप क्या कह रहे हैं? ट्रंप का साफ कहना है कि गाजा को खाली कराकर वहां के लोगों को मिस्र और जॉर्डन में बसाया जाएगा, जिसका ब्लूप्रिंट साल भर पहले ही तैयार हो गया था, जिसके मुताबिक गाजा के 23 लाख लोगों को मिस्र और जॉर्डन में बसाया जाएगा। लोगों को राफा बॉर्डर से मिस्र भेजा जाएगा और फिर मिस्र के सिनाई में 10 टेंट सिटी बनेंगी, जिसका कुल 4 से 6 अरब रुपए का खर्च आएगा। दरअसल ये प्लान नेतन्याहू का है, जिसको ट्रंप ने आगे बढ़ाने का फैसला किया है। गाजा में हुए विनाश के बाद फिलिस्तीनियों को पड़ोसी देशों में बसाने का प्रस्ताव है। यह खबर 25 अक्टूबर 2023 को TV9 भारतवर्ष द्वारा रिपोर्ट की गई थी, जिसमें कुछ टॉप सीक्रेट दस्तावेजों के हवाले से इजराइल के गाजा प्लान के अंतिम चरण की जानकारी दी गई थी। राफा क्रॉसिंग यानी दक्षिण इजराइल के पास राफा क्रॉसिंग को पार करके वो इजिप्ट में चले जाएंगे। इजराइल अपने पैसे से इन 23 लाख लोगों के लिए घर खरीद कर इजिप्ट में प्रोवाइड कराएगा। गाजा में दशकों से चले आ रहे संघर्षों और 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के नरसंहार के बाद जारी इजरायली बमबारी से गाजा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अब सवाल उठता है कि आखिर कैसे गाजा के लोगों को सिनाई मरुस्थल में शिफ्ट करने का प्लान है। दरअसल इजराइल के एक तरफ मिस्र और दूसरी तरफ जॉर्डन की सीमा लगती है। इजराइल का प्लान है कि अगर मिस्र सरकार इजाजत देती है तो फिर गाजा पट्टी के राफा के रास्ते गाजा के लोगों को मिस्र के सिनाई मरुस्थल में शिफ्ट किया जाएगा, जहां इजरायली सरकार आधुनिक शहर बनाने के लिए पैसे खर्च करेगी और 23 लाख आबादी वाले गाजा के लोगों के लिए घरों का इंतजाम करेगी। इससे न सिर्फ गाजा इजराइल संकट खत्म हो जाएगा, बल्कि मिस्र की अर्थव्यवस्था को सुधारने में मदद भी मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्डन और मिस्र को फिलिस्तीनी शरणार्थियों की जिम्मेदारी लेने को कहा है। उन्होंने गाजा को विनाश स्थल करार देते हुए अरब देशों से शांति स्थापना की प्रयास करने को कहा है। एक तरफ भले ही ट्रंप ने जॉर्डन और मिस्र पर फिलिस्तीनी शरणार्थियों को पनाह देने की अपील की है, लेकिन दूसरी तरफ दोनों ही देशों ने इसका कड़ा विरोध किया है। उधर मिस्र ने भी ट्रंप की इस अपील का कड़ा विरोध किया है। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि हम फिलिस्तीनियों के मिस्र में किसी भी स्थानांतरण या हस्तांतरण को अस्वीकार करते हैं, चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी। मिडिल ईस्ट में इजराइल अमेरिका का सबसे मजबूत सहयोगी है, जहां से वो ईरान और अरब देशों पर पूरी निगाह रख सकता है। ऐसे में गाजा में रह रहे फिलिस्तीनी इजराइल के लिए हमेशा चुनौती रहे हैं और इस चुनौती का खात्मा तभी संभव है जब गाजा को पूरी तरह खाली करा लिया जाए। राष्ट्रपति इलेक्शन से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो इजराइल का विस्तार करना चाहते हैं। इस लिहाज से ट्रंप इजराइल का विस्तार करने की योजना पर चल रहे हैं। इसीलिए वो गाजा से फिलिस्तीनियों के बाहर जाने की वकालत कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ने हमास को आतंकी संगठन घोषित किया है और हमास को खत्म करने की बात भी कही है। अगर मिस्र और जॉर्डन को अमेरिका मनाने में कामयाब होता है तो गाजा पर इजराइल का कब्जा हो जाएगा और फिर अमेरिका इजराइल के सहारे मिडिल ईस्ट में अपने मंसूबे को पूरा करने में कामयाब हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष।